Brought to you by आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, an initiative of ARY B Global. जी खुशामदीद। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, ARY B ग्लोबल का इनिशिएटिव सेहतमंद पाकिस्तान, सबके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सेहत प्रोग्राम, प्रिवेंटिव केयर का एक प्रोग्राम है। हम चाहेंगे कि आपका इलाज की नौबत ही ना आए, आपका ख्याल इतना रखा जाए कि आप कभी बीमारी की तरफ जाएं ही ना। सेहतमंद पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। आप व्हाट्सएप नंबर बताना चलूँ 0333166981 के ज़रिए आप हम तक आ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और रजिस्टर करें ख़ुद को ताकि आप मुस्तकबिल में सेहतमंद रह सकें और हम आपका ख्याल रख सकें। इसके अलावा आप कभी भी इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के एक नामी गिरामी नामवर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद सरफराज सरवर एक तजुर्बेकार और माहिर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जिन्हें 15 साल से ज़्यादा 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और आप माशाल्लाह इतना वसी तिब्बी तजर्बा रखते हैं और SIUT में सीनियर डॉक्टर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दों की बीमारियों और डायलिसिस के मरीजों की इलाज में आप महारत रखते हैं। मैं सर को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान। कैसे मिजाज हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डॉक्टर साहब कॉलर्स आएंगे इंशाल्लाह, उनको शामिल कर लेंगे, कोई भी आता है। लेकिन एक सवाल इनिशियली, बच्चों में जो गुर्दों का मामला होता है उसकी हिफाजत के लिए, उसकी प्रिवेंटिव केयर के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये बच्चों में जो गुर्दों का मामला है ये बहुत सेंसिटिव है क्योंकि बच्चे जो है वो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो ये हमें बता नहीं सकते कि उनको तकलीफ़ कहाँ हो रही है। तो हमें खुद अंदाज़ा करना होता है कि क्या तकलीफ़ है, यूरिन नहीं कर पा रहे हैं या पेट में दर्द है या गुर्दे में दर्द है, तो वो बता नहीं सकते। तो उसको थोड़ा सा जो है वो माएँ अल्लाह ताला कुदरती तौर पे इतने सेंसिटिव बनाते हैं उनको कि वो समझ जाती है कि क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा बच्चों में जो बहुत छोटे होते हैं उनमें ये होता है कि जो यूरिन पास करने की जगह है वो थोड़ी तंग होती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। यही बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं, जब ये स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो एक नया चैलेंज जो ये फेस करते हैं वो ये करते हैं कि जो हम इनको बताते हैं कि यहाँ वॉशरूम जाना है आपने और यहाँ जाके आपने जो है अपना जो भी करना है। जब ये स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो जो ज़्यादातर देखा गया है वो जो फैसिलिटीज़ हैं वॉशरूम जाने की स्कूल्स वगैरह में वो इतनी अच्छी नहीं होती और बच्चे जो है वो परेशान होते हैं वहाँ जाके। वो सोचते हैं कि यार मतलब इतना साफ़ सुथरा माहौल नहीं है, इतना साफ़ सुथरा इतना घर में होता है, और फिर वो पेशाब को रोकने लगते हैं, यूरिन को रोकते हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं कि घर जाके यूरिन पास कर लें। उससे ये होता है कि उनका मसाना जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो ओवरफिल होता है, ओवरफिल होकर दोबारा अपनी जगह पे आता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, फिर हम उसको कहते हैं स्मॉल कैपेसिटी ब्लैडर। तो ये प्रॉब्लम बच्चों में हो जाती है। तो बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि उनको जो है वो रेगुलरली यूरिन पास करने जाना है वॉशरूम, उनको ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है यूरिन को, और इस तरह से उनको जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब एक बात और बताइएगा, बच्चों में भी, एक बड़ों में तो ये वबा थी ऑलरेडी, लेकिन बच्चों में भी सूरत हाल ये है कि ज़रा सी बात पर एंटीबायोटिक डोजेस की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इटसेल्फ ही डायग्नोस कर लेते हैं हम लोग ना पर्सनली कि भाई ये हुआ है तो अब ये एंटीबायोटिक, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को दी थी इस मौके पे। और दूसरा, एंटीबायोटिक का जो राजधानी है ना हमारे शहर में, मुल्क में, हर बात पे एंटीबायोटिक डोज, हर बात पे एंटीबायोटिक डोज। इसके कोई फ्यूचर डिजीजेस हो सकते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? देखिए, एंटीबायोटिक का जो यूज़ है हमारे यहाँ वो बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से जो है अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो यूरिन का इन्फेक्शन है उसके लिए जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उसमें कुछ 2-3 ही एंटीबायोटिक हैं जो खाने वाली हैं। ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स जो हमें देनी पड़ रही हैं वो इंजेक्शन लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए हो गया है क्योंकि चने की तरह लोग एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और बच्चों को दे रहे हैं, बड़ों को भी दे रहे हैं। थोड़ा सा वायरल इलनेस होती है जिसमें हमारा प्रॉब्लम ये कि हम ये चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। बिल्कुल सही। तो जो डॉक्टर जल्दी से ठीक करेगा वो हमें ज़्यादा बेहतर लगेगा। बिल्कुल।
तो इस जो है कोशिश में जो है डॉक्टर्स जो है वो एंटीबायोटिक भी लिख देते हैं, 3-4 तरह की दवाएं लिखते हैं, उसमें एक एंटीबायोटिक भी होती है। अब उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं पेशेंट को, लेकिन वो डॉक्टर लिख देते हैं। और होता ये है कि जब ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। जब वो रेजिस्टेंस हो जाती है तो वो एंटीबायोटिक कम्युनिटी के लिए नाकारा हो जाती है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ करते थे आज से 10 साल 15 साल पहले, वो अब इस लेवल पे आके जो जरासीम हैं वो उनसे रेजिस्टेंट हो चुके हैं और अब वो नाकारा हो गई हैं। और चंद ही एक एंटीबायोटिक्स, इनफैक्ट जो एंटीबायोटिक्स हम 1960s 1970s में यूज़ करते थे वो अब हमारे काम आ रही हैं। बताइए, बिल्कुल सही। क्योंकि उनको यूज़ नहीं किया गया वो, और सस्ती भी हैं वो, उनको यूज़ भी नहीं किया गया इतने से कि उनसे अच्छी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हो गई थी। अब वो अच्छी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस हो गई है उनके अगेंस्ट, और जो पुरानी एंटीबायोटिक्स थी वो अब करामत हो गई हैं हमारे लिए, उनके वो यूज़ ही नहीं हुई इतने अर्से तक। बिल्कुल सही। तो ये ट्रेंड है हमारा, इस ट्रेंड को जो है वो डिस्करेज करना चाहिए, और जहाँ पे ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें। एक दिन देख लें 24 घंटे, बाद वक़्त किसी और वायरल इलनेस की वजह से भी बुखार आता है, इन्फेक्शन हो जाता है छोटा मोटा, उसमें आपको एंटीबायोटिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि यूजुअली हमने देखा है कि मैदे के मसाइल यहाँ पर हैं क्योंकि रूटीन नहीं है, कोई आपको पता है कोई वर्कआउट नहीं है, कोई वॉक नहीं, तो इस हवाले से लोग ओमेप्राजोल एडिक्टेड हो गए, इवन माई सेल्फ एज वेल, कि हमें कभी कभी जब हमें पता हैवी मील्स हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ, तो हम ईजियम ओमेप्राजोल की तरफ जाते हैं। कोई 20 mg पर कनात करता है, कोई एक मील के लिए 40 mg करता है। तो यूजुअली इसका इस्तेमाल कहते तो हैं डॉक्टर्स के विद नो साइड इफ़ेक्ट है अगर करते रहा जाए भी, तो आप क्या फरमाते हैं, इसको करते रहना चाहिए या ऑन एंड ऑफ या छोड़ देना चाहिए? देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये जो हम एक तो ओमेप्राजोल वगैरह जो आई हैं ये पिछले 30 साल 25 साल में आई है ना, उससे पहले भी तो लोगों को ये सारी बीमारियाँ होती थी और लोग ठीक भी होते थे। तो बात ये है कि जो एसिड की प्रोडक्शन है स्टमक के अंदर, ये ओमेप्राजोल और ये ईसो और नेक्सियम ये दवाइयाँ आप बता रहे हैं, ये दवाइयाँ जो है ये एसिडिटी को कम करती हैं स्टमक के अंदर, पेट के अंदर, मैदे के अंदर तेज़ाबियत को कम करती हैं। लेकिन वो तेज़ाबियत अल्लाह ताला ने क्यों वो बनाया है? तेज़ाबियत इसलिए बनाया कि तेज़ाबियत होगी तो हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। अच्छा, तो गोश्त हम खा रहे हैं इसको हम डाइजेस्ट करेंगे अगर तेज़ाबियत होगी। हाँ, जब गोश्त के साथ मसाले वगैरह मिक्स हो जाते हैं तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, ओवर हो जाए, उस वक्त हमें ये तंग करती है। ऑलराइट, यानी जो लोग मुस्तकिल इस तरह के खाने खाते हैं उनको मुस्तकिल ही उनका लेवल एसिड का जो है वो ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही। जब हम उसको सप्रेस कर देते हैं तो वो खाना बेसिकली वो सही हजम नहीं हुआ, वो हमें पास तो हो जाता है लेकिन वो सही तरह से हजम नहीं हुआ वो। अच्छा, इफ वी आर हैविंग अ नॉन स्पाइसी मील और अ लेस स्पाइसी मील, सो हमें यूज करने की कोई इतनी हाजत नहीं है ओमेप्राजोल? नॉर्मली हमें हाजत नहीं होती क्योंकि ये तो प्रोटीन को हजम करने के लिए ना एसिड। Right. दूसरी ये है कि जो बैक्टीरिया जा रहे हैं खाने के साथ पेट के अंदर, ये एसिड जो होता है ये उन बैक्टीरिया को मार देता है। सही। अगर ये एसिड नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया मरेंगे नहीं, बिल्कुल वो फिर डायरिया की फॉर्म में हो गए। और ओमेप्राजोल ज़्यादा अरसे तक खाने का जो है साइड इफेक्ट यही है कि डायरिया हो जाता है। अच्छा। जो हमारे जरासीम है जो नॉर्मली होने चाहिए इंटेस्टाइन्स के अंदर और स्टमक के अंदर, वो चेंज हो जाते हैं वो जरासीम। जब वो चेंज हो जाते हैं तो नई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसको माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस एक बीमारी है जिसमें जो लोग ज़्यादा अरसे तक ओमेप्राजोल यूज़ करते हैं उनको डायरिया हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा प्लेटलेट कम होने का भी एक प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं होता। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। अगर स्टमक के अंदर एसिड नहीं होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा यूरिन में इन्फेक्शन क्यों होता है? देखिए, यूरिन में इन्फेक्शन जो है वो हमारे आमतौर पे जो है होना नहीं चाहिए, होता है हमारी किसी न किसी कोताही की वजह से होता है। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि देखिए मेल्स में तो जो यूरिन का पैसेज है वो काफ़ी है, मतलब ज़्यादा होता है। फीमेल्स में बहुत छोटा होता है यूरिन का पैसेज। तो जो भी जरासीम वगैरह हमारी स्किन के साथ होते हैं वो ईजिली एंटर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। मेल्स में इतनी आसानी से नहीं होते और लेकिन फीमेल्स में बहुत तेज़ी से एंटर होते हैं और मसानी की तरफ चले जाते हैं, मसाने से ऊपर किडनीज की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो ताल्लुक है वो ये सफाई का है। सफाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल, बेशक। हमारे मज़हब के हिसाब से भी और मतलब जो भी जितने भी कंट्रीज़ हैं सब सारे मज़ाहिब में, सारे कंट्रीज़, सारी दुनिया में जो है सफाई पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो अगर अच्छी सफाई नहीं रखेंगे तो जरासीम जो है वो स्किन के ज़रिए यूरिन के रास्ते में आ जाएंगे और फिर वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे, मसानी की तरफ जाएंगे, फिर किडनीज की तरफ जाएंगे। तो एक वजह ये होती है कि हम सफाई अच्छी ना रखें। बिल्कुल ठीक है।
दूसरी वजह ये होती है कि हमारा जो यूरिन का रास्ता है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है। सही कुछ लोगों को स्टोन्स होते हैं। सही। स्टोन जो है वो एक फोकस होता है इन्फेक्शन का, वहाँ पे जरासीम जो है स्टोन्स के अंदर बैठ जाते हैं और फिर वो जब भी उनको मौका मिलता है वो अटैक कर देते हैं और इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं यूरिन के रास्ते में। और ये स्टोन्स जो है उसकी होने की भी वजह जो है वो ये होता है पेशाब का रोकना, यूरिन को रोकना। जब यूरिन स्टैग्नेंट रहेगा और पानी हम कम पिएंगे, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो वो सुपर सैचुरेशन क्रिएट करेगा। यानी जो उसके अंदर जो नमकियात वगैरह होंगी वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाएंगी और फिर थोड़ा सा ठोस हो जाएंगी तो फिर पत्थर बन जाएगा वो। बिल्कुल। नमकियात जो है थोड़ा जैसे नमक के डेले बन जाते हैं, सही इस ऐसे। तरह पत्थर भी बनता है यूरिन के रास्ते में। जहाँ पे भी जब यूरिन स्टैग्नेंट रहेगा, रुका रहेगा, पास नहीं होगा, खड़ा रहेगा, जैसे जिन लोगों को प्रोस्टेट का मसला होता है वो यूरिन थोड़ा थोड़ा करके उनके मसानी के अंदर रुका रहता है, उनको पथरी हो जाती है। इस तरह जिनके यूरिन के रास्ते जो हैं, जो ट्यूब्स आपकी किडनी से लेके ब्लैडर तक, मसाने तक आ रही हैं, उन ट्रैक्स के अंदर जो है वो एबनॉर्मैलिटी होती है, कहीं पर रुकावट होती है, तो उससे ऊपर जो है वो यूरिन के स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो स्टोन्स जो बन रहे हैं वो एक फोकस बनते हैं इन्फेक्शन का, उनमें जरासीम जाके बैठ जाते हैं और जब मौका मिलता है उनको तो वो अटैक कर देते हैं और फिर इन्फेक्शन हो जाता है। ये दूसरी कॉमन वजह है। बिल्कुल सही। तीसरी कॉमन वजह जो है वो हमारे जो बहुत सारे मरीज़ होते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें डायबिटीज़ बहुत कॉमन होता जा रहा है। बिल्कुल सही। हर तीसरा आदमी जो है उसको डायबिटीज़ है, बिल्कुल सही। मुअद्दत अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में। तो ये डायबिटीज़ जो है वो इन्फेक्शन प्रोन करता है आपको, मतलब जो इन्फेक्शन होने की जो वजह, जो अनासिर होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है, उनको ये फोकियत देता है कि हाँ, जरासीम जितने भी होते हैं इम्यूनिटी को कम कर देता है और उन जरासीम जो है वो आपके जिस्म पे हमला शुरू कर देते हैं, अटैक करते हैं और उसके बाद जो है इन्फेक्शन आसानी से हो जाते हैं जो पेशेंट शुगर के होते हैं। और जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं होती है उनके अंदर जो शुगर जो है वो यूरिन में पास होती है। सही। जब वो शुगर यूरिन में पास होती है तो जो बैक्टीरियाज हैं जो नॉर्मली जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं यूरिन के रास्ते को कि इन्फेक्शन ना हो, वो बैक्टीरिया जो है वो चेंज हो जाते हैं। जब यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन, यूरिन की जो हियत है वो चेंज हो जाएगी, उसके अंदर शुगर आ जाएगी, उसके अंदर मिठास आ जाएगी, तो वो बैक्टीरिया जो हैं जो नॉर्मली हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं वो उनके ऊपर वो बैक्टीरिया हमला कर देते हैं जो हमारे लिए मुज़िर हैं और वो उनको फिर हटा देते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। और जब उनकी जगह ले लेते हैं तो फिर वो बार बार इन्फेक्शन करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नॉर्मली एक वही मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर किसी को हल्की फुल्की पेशाब में रुकावट की तकलीफ होती है इनिशियली, तो मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया लोग उसे इग्नोर भी कर रहे होते हैं या ज़्यादा पानी पीने की जो सलाह है, एक कॉमन सेंस है, वो यूज़ करते हैं, मगर डॉक्टर से कंसर्न नहीं करते। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा करना चाहिए और इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल कि पेशाब में रुकावट महज इसी वजह से होगी, यूरिन का इन्फेक्शन या पितरी की अलामात स्टार्ट हो रही हैं, या फिर कोई और कॉजेज़ भी हो सकते हैं? हाँ, देखिए सलमान, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में ही आपने कहा कि ये सेहतमंद पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम है। आपको मैं बताऊं कि एक मुअद्दत अंदाज़ा ये भी है कि डॉक्टर को दिखाना भी आसान काम नहीं है। सही बात। आपको दिखाना तो वैसे ही आसान नहीं है। आप समझ लीजिए कि एक लंबी लाइन, एक लंबा इंतज़ार और उसके बाद फिर पैसों का खर्चा अलग है, उसके बाद फिर दिक्कत अलग है। टेस्ट करवाएं जाके, फिर टेस्ट करवा के आएंगे, फिर दवाएं देंगे, फिर दोबारा फीस देंगे, फिर दवाएं देंगे। तो ये अमल जो है इतना आसान नहीं है, इसलिए लोग जो है वो ढूंढते हैं कि अच्छा ठीक है यार, उसको भी मसला हुआ था, उससे जाके पूछ लेते हैं उसने क्या किया था। हाँ, टोटका ले किसी हकीम के पास चले जाते हैं या कहीं खुद ही अपनी मर्जी से भी कर लेते हैं, इंटरनेट पे देख के भी इलाज कर लेते हैं लोग। ये बहुत कॉमन हो गया आजकल। बिल्कुल सही। ये मुनासिब नहीं है। तो यही मुझे देख के बहुत खुशी भी होती है कि जो हर एक बार प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इसमें लोगों की इस्तादात तो बने कि किसी तरीके से वो डॉक्टर को दिखा सकें, मशवरा कर सकें डॉक्टर से ना। ज़बरदस्त। तो ये लोगों को चाहिए कि वो मशवरा करें। और उसका बात ये है कि जब ये वाला प्रोग्राम आपको शुरू होगा, आई होप कि फिर थोड़ा सा अवेयरनेस होगी तो फिर लोग बजाय इसके कि ज़्यादा बीमार होकर हॉस्पिटल आएँ, कम बीमार या इनिशियली शुरू में ही अपनी बीमारी को पकड़ के डॉक्टर से इलाज करवा लें तो शायद ये चीज़ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, हल हो जाए ये मसला। बिल्कुल सही। पानी किसको ज़्यादा पीना चाहिए, किसको नहीं पीना चाहिए, इन जनरल अगर हम कह दें कि भाई सब लोग पानी ज़्यादा पिएं तो ये अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे इनका हार्ट कमज़ोर होगा, उनको पानी कम पीना है। वो पानी उनको कम पीना है। बिल्कुल सही। कुछ लोग ऐसे भी जो डायलिसिस पे हैं, उनका लिमिटेड पानी, उनको पता है कि उनका 1.5 लीटर निकलेगा या 2 लीटर निकलेगा डायलिसिस में, बिल्कुल सही। इतना ही पानी पीना उन्हें 3 दिन में। जब डायलिसिस के लिए जाएँ बिल्कुल ठीक। इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और यकीनन लोगों के जो एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन्हें वो पर्सनली डायग्नोस नहीं कर पा रहे होते, और दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वेज, लेकिन ये आसान नहीं है कि इंसान अपना इलाज कर पाए, डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है। और बेहतरीन तरीक़ा देखें, पता नहीं कौन कौन से डिजीज़ आप में हो रही हैं, होने वाली हैं इन फ्यूचर। डॉक्टर सही फरमा रहे हैं, डॉक्टर को अफोर्ड करना आसान नहीं, डॉक्टर से मिलकर फिर टेस्ट हैं, मेडिकेशंस हैं, फिर डॉक्टर, फिर टेस्ट, फिर मेडिकेशंस। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रबल है कि इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। हर दूसरा आदमी आपसे मदद के लिए अपील कर रहा होता है कि फ़लाँ बीमारी वालिद को है, हमें है, इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो ARY का बी ग्लोबल का जो इनिशिएटिव है वो आपको इंशाअल्लाह इस दुख और परेशानी से बचा लेगा। अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ प्रोग्राम है आप सबके लिए, आप रजिस्टर करें, हम आपका ख्याल भी रखेंगे। और डॉक्टर्स का एक हुजूम है, ऐसे बड़े बड़े माहिर डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो इंशाअल्लाह आपको उसमें एडवाइस भी करेंगे और बताएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। एवरी 3 मंथ्स आफ्टर इंशाअल्लाह आपका टेस्ट हुआ करेगा और उसमें हम देख लेंगे कि आप में क्या कमी है, क्या ज़्यादती। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान, क्योंकि हम मिलकर बना रहे हैं पाकिस्तान। ARY बी ग्लोबल हेल्थ को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने का मिशन है जिसे आगे लेकर बढ़ रहा है। और इस मिशन में ARY के बिजनेस सक्सेस पार्टनर्स भी अपना रोल भरपूर अदा कर रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हेल्थ पार्टनर एडवांस्ड लैब का, डेंटल पार्टनर मॉडर्न क्लिनिक का और तकाफल इंश्योरेंस पार्टनर यूनाइटेड इंश्योरेंस का। अगर आप भी मेडिकल सेक्टर से वाबस्ता हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, लैब्स, तो हम आप सब भी स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स के ज़रिए हमारा हिस्सा बन सकते हैं। ARY बी ग्लोबल के सेहतमंद पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, इसके ग्लोबल पार्टनर्स बन जाएं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सेहतमंद बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद बज़्म-ए-उलमा में।